Hello everyone, I am Nisha Khan, physiotherapy final year student from Jamia Millia Islamia. Welcome back to our channel Physio Pathways. Today we are going to study about biomechanics chapter number 2 from Cynthia C. Norton's book. The chapter name is Skeletal Consideration for Movements. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्केलेटल के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट करवाने के लिए। तो जी द फर्स्ट पार्ट इज बोन्स। बोन्स आर द डायनेमिक लिविंग टिश्यूज एसेंशियल फॉर। बोन्स क्या होते हैं हमारे पास? बोन आर अ टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्यों? क्योंकि ये आपस में पूरी सारी बोन्स मिलकर एक स्केलेटल सिस्टम बनाता है और ये एक डायनेमिक लिविंग टिश्यू है क्योंकि बोन्स की मदद से हमारी मूवमेंट और मोशन होता है। इसीलिए तो बोन्स हमारी क्यों एसेंशियल होती हैं? सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को, हमारी मूवमेंट्स करवाती हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यू टू दी कंपोनेंट्स ड्यू टू दी स्केलेटल सिस्टम। फिर मिनरल स्टोरेज इसके अंदर होता है। मिनरल जैसे कैल्शियम हुआ, फोस्फोरस, विटामिन डी, ये सारी सोर्सेज हमें मिल जाती हैं किसके अंदर से? बोन्स से। और हेमाटोपोएसिस इसके अंदर होता है, मतलब इसके अंदर हमारा जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, वहां से हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह ये सब बनते हैं। तो हियर दी अनदर सब टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ दी बोन्स। दो तरीके की बोन के टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल बोन्स, एक होती है कैंसेलियस बोन्स। सो ये छोटा सा ओवरव्यू हम फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, जो जनरल एनाटॉमी में बोन्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर एक क्विक ओवरव्यू है कि कितने टाइप्स के बोन्स होती है और वो कैसे होती हैं। कॉर्टिकल बोन्स हमारी होती हैं हार्ड बोन्स, मतलब जो डेंस होंगी, जिनके अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी और वो बाहर की जो लेयर होगी उसकी, वो आउटर लेयर होगी, वो हार्ड लेयर होगी। और ये कौन सी बोन्स होती हैं? जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं। लॉन्ग बोन्स के बीच की जो शाफ्ट होती है वो बनी होती है हमारी कॉर्टिकल बोन से, क्योंकि वो हार्ड होती है और डेंस होती है। और अगर ये डेंस है, हार्ड है, तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और इसमें टॉर्शन, मतलब जो फोर्सेस होती हैं टॉर्शन वाली, बेंडिंग फोर्सेस, उसको भी ये रेजिस्ट कर लेता है अच्छे से। इसलिए जो शाफ्ट के ज्यादातर फ्रैक्चर्स होते हैं वो कम होते हैं अनटिल एंड अनलेस जो रेजिस्टेंस से ज्यादा फोर्स ना प्रोवाइड हो। इसके अंदर पोरोसिटी मतलब कि कितनी वो पोरस है अंदर से, उस इसमें कितना होता है? 5 to 30% होता है। देन सेकंड होती है हमारी कैंसेलियस बोन। कैंसेलियस बोन्स को ट्रबैकुलर और स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं। इसको ट्रबैकुलर और स्पॉन्जी बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ना पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लिमिट होती है 30 to 90% के बीच में। और ये इसीलिए डिजाइन की जाती है ताकि इसके अंदर हम जो लोड आ रहे हैं अपर बॉडी से, या एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्सेस जो आ रहे हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर सके। लेटिस लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है और ये मेनली जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन का जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता है वो कैंसिलियस बोन से बना होता है। देन वी हैव अनदर सब टॉपिक, बोन्स का कॉम्पोजिशन। बोन किस किस से चीज से मिलके बनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोन के अंदर किस टाइप्स के सेल्स होते हैं। बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो मेन बोन हमारी फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो हमारी बोन को रिजॉर्प्शन करने में काम करते हैं। फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी सेल्स के अलावा जो और चीजें हैं वो। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक पार्ट होता है 30%, जिसके अंदर टाइप 1 कोलाजन प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है 70%, जिसके अंदर हमारा जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो होता है, जैसे कैल्शियम, फोस्फेट्स। और ये प्रोवाइड करता है बोन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और बोन के अंदर वाटर जो होता है वो 25% प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट में हमारा टाइप 1 कोलाजन प्रेजेंट होता है, जो कि मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। ये एक लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपको इसमें बताऊं कॉर्टिकल बोन और कैंसेलियस बोन को डिवाइड करके, तो इतना पार्ट होता है कॉर्टिकल बोन, ये होती है हमारी कैंसेलियस बोन। उसके बाद हम बात करते हैं बोन के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। उसके बाद ये बीच का जो शाफ्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। और एपीफाइसिस और डायाफाइसिस का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। और इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर
जब वो छोटे होते हैं उनकी बोन्स में हमारी एक एपिफाइजियल प्लेट भी प्रेजेंट होती है जो कि होती है ग्रोथ प्लेट। ये इसलिए प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ना बोन जो है वो ग्रो करती है, तो एक ग्रोथ प्लेट होती है। जैसे जैसे बच्चा मेच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ प्लेट होगी वो यहाँ से हट जाएगी और एक मेच्योर बोन डेवलप हो जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बोन्स तो हमने अनाटॉमी में भी पढ़ी हैं, तो हम यहाँ पर अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझना है बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज कि अब बोन तो हमने पढ़ ली, अब ये बायोमैकेनिक्स में किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है बोन की वो क्या होती है कि वो अनाइजोट्रोपिक होती है। मतलब कि बोन के ऊपर जैसे जैसे लोडिंग दी जाएगी, मतलब जैसे जैसे बोन के ऊपर वेट डाला जाएगा उसी डायरेक्शन में वो बिहेव करेगी। यानी बोन बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। मतलब अगर बोन पे इस तरीके से लोड डालोगे, इस तरीके से लोड डालोगे, इस तरीके से लोड डालोगे एक बोन पे, तो वो बोन जो है उसका जो रिएक्शन होगा वो लोड के अकॉर्डिंगली ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बोन की विस्कोइलास्टिक, बिहेवियर चेंजेस इन द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द लोडिंग। अब ये भी है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लोड आ रहा था बोन के ऊपर 50 न्यूटन का और एक लोड आ रहा है बोन के ऊपर सेम डायरेक्शन में 100 न्यूटन का, इसका मतलब ये नहीं है कि लोड अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो बोन बिहेव ऐसे ही करेगी। 50 न्यूटन के लिए बोन अलग तरीके से बिहेव करेगी और 100 न्यूटन के लिए बोन अलग तरीके से बिहेव करेगी। ये डिपेंड करता है उसकी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी पे। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, दो तरीके के टाइप्स होते हैं जिसमें बोन में फास्ट लोडिंग हो सकती है या स्लो लोडिंग हो सकती है। अगर जिस बोन की फास्ट लोडिंग हो गई, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स से बोन के ऊपर लोड आया है, वेट आया, इसका मतलब बोन ब्रेक होने लायक है, टूट जाएगी, तो वो ज्यादा ब्रिटल है। और जिसमें स्लो लोडिंग होती है तो उसमें बोन जो है वो ज्यादा डक्टाइल हो जाती है, मतलब वो बेंड कर जाएगी लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन का इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक रीजन समझना। मतलब ये हमने फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इन्होंने यही बोला था कि बोन के अंदर भी एक ऐसा इलास्टिक रीजन होता है, इस तरीके का इलास्टिक रीजन होता है बोन के अंदर, जिस रीजन में आप जितना स्ट्रेस डालोगे ना तो उतना ही स्ट्रेन बराबर बराबर हो जाएगा बोन में, और बोन जो है सिर्फ वो क्या होगी, बेंड होगी लेकिन ब्रेक नहीं होगी। तो पहले तो ये ए टू बी, ए से लेकर बी तक इसका पहला जो रीजन है वो है इलास्टिक रीजन, जिसमें आप जितना स्ट्रेस डालोगे उतना स्ट्रेन आएगा, ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली है। उसके बाद बी से सी तक जो पॉइंट है वो यील्ड पॉइंट होता है, इसको हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो बोन होगी वो आपकी पूरी की पूरी डिफॉर्म हो जाएगी, वापस से जो है वो इलास्टिक नहीं बनेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारी ये फीमर बोन है और वो अभी इस रीजन में है, ए टू बी रीजन में, तो मतलब इसमें क्या कर रहे हो आप, उसमें लोड डाल रहे हो और लोड रिलीज करने पर वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रही है। बट अगर जो फीमर बोन है उस पे हम लोड डाल रहे हैं और वो बी और सी वाले पार्ट में, मतलब यील्ड पॉइंट में, प्लास्टिक रीजन में, इसका मतलब क्या होता है कि अब बोन जो है उस पे आपने लोड डाला और इतना लोड आ चुका है कि अब वो डिफॉर्म हो चुकी है, अब वो वापस से उसी शेप में रीगेन नहीं होगी। उसके बाद जैसे 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 आप उस पर लोड इंक्रीज करोगे वो फर्दर फर्दर जो है वो ब्रेक हो जाएगी। और यही पूरा का पूरा लॉ किसमें लगता है, जब बोन का फ्रैक्चर होता है तो बोन के फ्रैक्चर में इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक रीजन और ये वाला जो कर्व है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बायोमैकेनिकल वे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलास्टिक रीजन कौन सा रीजन होता है, जिसमें बोन्स अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं लोड हटाने के बाद। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, वही परमानेंट डिफॉर्मिटी वाला रीजन होता है, ब्रेक रीजन, जिसमें फेलियर पॉइंट एक आ जाता है जहाँ पे बोन जो है वो टूट जाती है। और एक यील्ड पॉइंट होता है जहाँ पे एक लिमिट है परमानेंट डिफॉर्मेशन होने की। अगर यील्ड पॉइंट तक वो चीज आ गई है और उसके बाद कंटिन्यू हो रही है तो अब वो परमानेंट डिफॉर्मिटी बन जाएगा, वरना उससे पहले वो टेम्परेरी ही रहता है। और इसमें हमने बताया कि हुक्स लॉ पहले भी पढ़ा था 11th क्लास में कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। उसके बाद वुल्फ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये बोला गया है कि जितना वेट बेयरिंग बोन्स होती है ना, अगर आप उन पे ज्यादा लोड दोगे तो उतना ज्यादा वो अडेप्ट हो जाती है मैकेनिकल स्ट्रेस से। इसका एक ही एग्जाम्पल होता है कि जब हमारा बोन का फ्रैक्चर हुआ होता है ना और हम उसको यूनाइट करने के लिए प्लास्टर कास्ट लगाते हैं, उसकी हीलिंग करवाते हैं, जब बोन हीलिंग हो रही होती है
उस वक्त अगर कोई लोअर लिम्ब की बोन है वो वेट बेयरिंग में है, अगर आप जितना उसको वेट बेयरिंग करवाओगे उतना ज्यादा उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस पहुंचेगा और बोन उतनी ज्यादा अडेप्ट होगी और उतनी ही अच्छे से वो यूनाइट हो जाएगी और बोन के अंदर हाइपरट्रोफी होगी, बोन बनेगी। बोन हाइपरट्रोफी मतलब यहाँ पे बोन फॉर्मेशन होना है, बोन फॉर्मेशन आफ्टर दी सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज इन दी बोन। तो वॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जितना आप बोन पे स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना बोन की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बोन पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट हमें सबको पता है कि एक बोन होती है, दूसरी बोन होती है, उसके दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होते हैं और वो मिलके एक जॉइंट बनाते हैं। जॉइंट के आसपास सबसे पहले हमारी एक फाइब्रस कैप्सूल होती है जिसको हम जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं और वो हमारी बनी होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये आर्टिकुलेटिंग बोन है, ये आर्टिकुलेटिंग बोन है। और फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारी साइनोवियम मेम्ब्रेन है, इसके अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड और ये होता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजस। तो ये जो इसका जो पूरा ब्लड सप्लाई है वो हमारा बाहर से डिफ्यूज होके आता है जॉइंट के अंदर, जॉइंट का अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अब हम देखते हैं जॉइंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एज वी ऑल नो, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा प्रेजेंट होता है, वो फ्रिक्शन कम करता है और बोन को मूव करने में हेल्प करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन के लिए। फिर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करवाता है जॉइंट से। देन वी हैव दी जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल जॉइंट को टाइट एंड एडहेयर करके रखता है और एक पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट की। इसलिए जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल और लिगामेंट्स होते हैं उसको हम स्टैटिक स्टेबलाइजर्स भी बोलते हैं या फिर पैसिव स्टेबलाइजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसको होल्ड करके रखते हैं पैसिवली। लिगामेंट्स भी जो है वो जॉइंट को आपस में होल्ड करवा के रखते हैं और उनको स्टैटिकली स्टेबलाइज करवाते हैं। फिर इसके अंदर मेनिस्कस और लेब्रम, तो ये अलग अलग जॉइंट में किसी में मेनिस्कस प्रेजेंट होगा, किसी में लेब्रम प्रेजेंट होगा। ये मेनली क्या करते हैं, जॉइंट के अंदर की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है यानी उनके बीच का जो एडहेरेंस होता है उसको बना के रखते हैं और गैप से उसको बचाते हैं। सो दिस इज अबाउट दी जॉइंट्स वाला पार्ट। तो ये जो है, ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ाया है अभी, इसमें मैंने बुक से ये चीजें ली हैं और इसमें अभी आपको इतना ही पता होना बहुत जरूरी है, इसके डेप्थ में नहीं जा रहे। Then we have the ligaments. So this is about the bones and the joint part. Bones, joint. In next video, we will study about muscles, tendons, and ligaments. I want all of you that आप लोग ये बुक से जाकर पढ़ लें और इस वीडियो से देख लें। उसके बाद हम लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो।